जय हिंद दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा जो डीआर के कम होने से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आखिर डीआर में केवल 3% या 4% की ही बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इससे अधिक वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर अगर महंगाई की बात करें तो वह लगातार आसमान छू रही है और तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसका असर डीआर पर देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर डीआर में पर्याप्त बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। क्या इसके फॉर्मूले में कोई गलती है, या फिर फॉर्मूला ही सही नहीं है, या फिर यह कहना कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, महंगाई तो काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसका प्रभाव डीआर पर दिखाई नहीं दे रहा। इसी संदर्भ में एक पेंशनर जो एयरफोर्स में सार्जेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं ने इस पर एक विस्तृत आर्टिकल लिखा है। उन्होंने अपने लेख में विस्तार से बताया है कि आखिर किन कारणों से आपका डीआर नहीं बढ़ रहा है। क्या यह स्थिति मौजूदा बीजेपी सरकार की नीति के कारण है, या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। साथ ही दोस्तों, उन्होंने अपने आर्टिकल में एक टेबल भी प्रस्तुत की है जो इस मुद्दे को और स्पष्ट करती है। इसमें बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में डीआर किस प्रकार से बढ़ा है। जी हां दोस्तों, इस टेबल को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा और साथ ही उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसे भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी समझाने जा रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर इसका क्या असर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 8वीं सीपीसी लागू होना है 1 जनवरी 2026 से। अगर आपका डीडीआर पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता है तो यह फिटमेंट फैक्टर को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यह सारी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे समझना आपके हित में है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही और उपयोगी जानकारियां मिलती रहती हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको वह टेबल दिखाऊंगा जिसमें बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में डियरनेस अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी चौथे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक और दिसंबर 2025 तक। इस दौरान यह भी समझाया गया है कि इन पे कमीशनों के तहत आपकी पेंशन और सैलरी में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। सबसे पहले बात करें चौथे वेतन आयोग 4th सीपीसी की, जो जनवरी 81 से दिसंबर 95 तक लागू रहा। समय 10 वर्षों में डीए की कुल वृद्धि 188.4% रही। साथ ही 6 महीनों के औसत के अनुसार यह प्रतिशत 7.4% था। चौथे वेतन आयोग में आपकी सैलरी और पेंशन में 27.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसी तरह अगर हम 5वें वेतन आयोग की बात करें, जो इसके बाद आया था, 5वें वेतन आयोग की बात करें, जो जनवरी 1996 से दिसंबर 1996 2005 तक लागू रहा, तो इस अवधि में आपका डीए 108% तक बढ़ा। अगर 6 महीनों का औसत देखें तो यह 5.4% था। इस दौरान आपकी सैलरी और पेंशन में कुल 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब अगर छठे वेतन आयोग की चर्चा करें, जो जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक चला, तो उस समय आपका डीए 125% तक पहुंच गया था। दिसंबर 2015 तक डीए में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण थी। 6 महीने के औसत के हिसाब से यह 6.25% था। पेंशन और सैलरी में भी इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी। छठे वेतन आयोग में आपकी पेंशन और सैलरी में वृद्धि 54% तक हुई थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में से एक थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें
तो इसे अब तक का सबसे कमजोर पे कमीशन माना जा रहा है। 7वां वेतन आयोग जनवरी से दिसंबर तक लागू रहेगा। हम दिसंबर 2025 तक डीए, डीडीआर की स्थिति देखें तो यह केवल 64% तक पहुंच रहा है। इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग 8th सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर में उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि डीए केवल 64% तक सीमित रहेगा। अगर पिछले वेतन आयोगों की तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि 7वें वेतन आयोग की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही है। इसका प्रभाव पेंशन और सैलरी में वृद्धि पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, पिछले पे कमीशनों में आपका डीडीआर, डीए ज्यादा था। जैसे कि आप छठे वेतन आयोग 6th सीपीसी में देखें तो यह 125% तक था। वहीं पांचवें वेतन आयोग में 108% तक था और चौथे वेतन आयोग में यह 148% तक पहुंचा था। लेकिन सातवें वेतन आयोग में यह सिर्फ 64% तक ही सीमित रह गया है, जो दिसंबर 2025 तक इसी स्तर पर रहेगा। यानी 64% से ज्यादा डीडीआर नहीं बढ़ेगा। इस वजह से आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर भी बहुत कम होगा, क्योंकि डीडीआर में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है। अगर हम पिछले पे कमीशनों की तुलना करें तो स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि 7वां पे कमीशन काफी पीछे रह गया है, जिसका असर भविष्य के फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ेगा। छठे, पांचवें और चौथे वेतन आयोगों में डीडीआर में काफी वृद्धि देखी गई थी, जो 100% से ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर भी अधिक था, जैसे कि 2.57। उदाहरण के तौर पर अगर हम छठे वेतन आयोग की बात करें तो दिसंबर 2015 तक डीडीआर 125% तक पहुंच गया था। यही 125% का आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर की गणना में शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ। लेकिन अगर हम आठवें वेतन आयोग 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो उसमें ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि डीडीआर केवल 66% तक ही बढ़ रहा है, जिससे फिटमेंट फैक्टर पर असर पड़ेगा दिसंबर 2025 तक। इस वजह से आठवें वेतन आयोग 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2% से कम हो सकता है, जैसे कि 1% 94, 1.92% या फिर 1.98% तक हो सकता है। यह एक लॉजिकल तरीका है जिस पर फिटमेंट फैक्टर की गणना की जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें समझाता हूं। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक जो आपका डीडीआर चल रहा है वह 53% है। इसके बाद 3% की बढ़ोतरी की बात की जा रही है, यानी जनवरी 2025 से जून 2025 तक डीडीआर 56% तक पहुंचेगा। फिर जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक यह 60% तक पहुंच जाएगा, यानी फिर से 4% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर हम जनवरी 2026 से डीडीआर की स्थिति देखें तो यह 64% तक ही सीमित रहेगा। हम जो 64% डीडीआर का फॉर्मूला ले रहे हैं वही आठवें वेतन आयोग 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लागू किया जा रहा है। इस गणना के आधार पर आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2% से कम हो सकता है, जैसे कि 1.92%, 1.98% या 1.96% तक पहुंच सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिसंबर 2025 तक डीडीआर में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही और यह सिर्फ 66% तक ही पहुंचेगा। यदि हम जनवरी 2026 के बाद की स्थिति देखें तो डीडीआर में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है, जिसका असर आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर पड़ रहा है। अब दोस्तों, मैं इस पेंशनर के आर्टिकल को समझा रहा हूं जो डीडीआर पर आधारित है। आज हम एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चार्ट को देखकर यह कहना आसान है कि जब भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तब न केवल जनता को महंगाई से राहत मिली, बल्कि केंद्रीय और राज्य सरकारों को भी भरपूर बचत हुई। कम महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में कमी आई, जिससे सरकारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ।
जी हां दोस्तों, यही बात इस आर्टिकल में कही गई है। बीजेपी सरकार ने आपके डीडीआर में कम बढ़ोतरी की है। क्या यह सच है? क्या पिछली कांग्रेस सरकारों के दौरान डीडीआर में ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी? दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मैंने आपको पिछले पे कमीशन के बारे में चार्ट में समझाया है और इस आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार की नीतियों के कारण डीडीआर में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। अब आगे यह कहा गया है कि महंगाई भत्ता पाने वाले लोग, जैसे कि मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर सरकार के दौर के लोग, हमेशा उस समय की याद करते हैं जब हर 6 महीने में 8% से 10% तक महंगाई भत्ता मिलता था। यानी दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब डीडीआर में ज्यादा बढ़ोतरी होती थी। जैसा कि इस चार्ट में दर्शाया गया है, आप खुद देख सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग से पहले डीडीआर में वृद्धि अधिक थी। अगर हम छठे वेतन आयोग की बात करें तो इसका औसत 6 महीनों में 6.25% था। वहीं पांचवें वेतन आयोग की बात करें तो इसका औसत 6 महीनों में 6.25% था। पांचवें वेतन आयोग में यह 5.4% था और चौथे वेतन आयोग में यह 7.4% था। लेकिन सातवें वेतन आयोग में यह बहुत ही कम हुआ, सिर्फ 3.20% तक। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में भी बहुत कम बढ़ोतरी हुई, जो केवल 14.2% रही। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या बीजेपी सरकार ने आपकी पेंशन और सैलरी कम बढ़ाई है या फिर इसका कोई और कारण है? दोस्तों, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी उस समय को स्वर्णिम काल मानते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, क्योंकि वे 2% से 3% तक बढ़ोतरी देते थे। वहीं मोदी जी की सरकार में यह बढ़ोतरी 3% से 4% तक हो रही है। यानी इन्होंने बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहराया है। उनका कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उन्होंने 2% से 3% बढ़ोतरी दी और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने भी 3% से 4% तक दी। इनका आरोप है कि बीजेपी सरकार इसी तरह से काम कर रही है। फिर दोस्तों, आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि कर्मचारी डीए की दर कम मिलने के कारण पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं। सरकार जहां महंगाई को कम करने का दावा करती है और अपनी पीठ थपथपाती है, वहीं विपक्ष और कर्मचारी इसे गणना की बाजीगरी मानते हैं। अब कर्मचारियों का यह मानना है कि गणना के बेस शेयर, वस्तुओं और सेवाओं के वेटेज को बदलने और पिछले साल के महीने से इस साल के महीने की तुलना करने की बजाय पिछले 1 साल के औसत के आधार पर हर महीने महंगाई भत्ते का इंडेक्स बनाने से उन्हें मिलने वाली महंगाई दर कम बढ़ रही है। यानी दोस्तों, जो खाद्य पदार्थों के आंकड़े आ रहे हैं उनमें तो महंगाई का असर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन महंगाई भत्ते में बहुत कम बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब है कि फार्मूले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है। फिर दोस्तों, आगे लिखा गया है कि सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन चार्ट यह आसानी से बता रहा है कि एनडीए सरकार का महंगाई प्रबंधन देश की आम जनता और देश की तिजोरी पर अच्छा प्रभाव डाल रहा है। आपको शीला दीक्षित जी की यह बात याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेतन आयोग में हमने कर्मचारियों को भरपूर पैसे दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों और सेवा प्रदान करने वालों को कुछ भरपाई भत्ता और मूल्य वृद्धि से हो जाती है, लेकिन आम जनता पर इसका असर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। फिर दोस्तों, इस आर्टिकल से आप क्या समझते हैं? जो लेखक ने यह पूरा आर्टिकल लिखा है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी राय तो यह है कि जब महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो उसका असर डीए और डीडीआर पर जरूर पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। जी हां दोस्तों, सातवें वेतन आयोग में डीडीआर में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई और पेंशन तो माइनस में चली गई। इसका मतलब यह है कि डीडीआर इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही जितना होना चाहिए था। दिसंबर 2025 तक इसका असर
एसीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ सकता है। मेरा निष्कर्ष यह है कि जब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो उसी के हिसाब से डीडीआर में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम 2016 से लेकर 7वें वेतन आयोग 7वें सीपीसी की बात करें तो 10 साल हो चुके हैं, लेकिन डीडीआर 70% से ऊपर नहीं जा पाया है और 80% से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इसका कारण बीजेपी सरकार है, या फिर इसका कोई दूसरा कारण हो सकता है, या फिर फार्मूला गलत तरीके से तैयार किया गया हो? दोस्तों, इस आर्टिकल में जो कहा गया है उसके अनुसार सारा दोष बीजेपी सरकार पर डाला गया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? कृपया नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बस यही कुछ जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इन्होंने पिछले 40 सालों में डीडीआर की बढ़ोतरी का विश्लेषण किया है। आपके विचार क्या हैं? कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।